लोग बात करने वाले हैं लगान पे। आप लोग लगान सिनेमा देखे ही होंगे। रेंट, इसको इंग्लिश में रेंट कहा जाता है। लगान, रेंट देखो हाँ, भाड़ा कहो या लगान कहो, भाड़ा जो चीज आप, जैसे इकोनॉमिक्स में रेंट का भी कई कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रेंट का एक अलग डेफिनेशन है। अब यहाँ पे रेंट लगान को समझना है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लगान या रेंट या रेवेन्यू कलेक्शन राज्य को पहचान यही दिलाया है कि कोई संगठन या कोई भी संस्था राज्य के रूप में कब काम करता है, राज्य के रूप में उसे कब मान्यता दिया जाता है। तो राज्य का जब आप फीचर्स देखेंगे, विशेषता देखेंगे, तो उसमें एक विशेषता है लगान का, रेंट का। यानी कि सरकार या राज्य अपने जनता से लगान लेती है, राजस्व लेती है। ये आज से नहीं, जब से राज्य का कॉन्सेप्ट आया है। चाहे आप जनपद की बात करें, एंशिएंट पीरियड में चले जाएं तो जनपद की बात करें, तो उस समय स्वेच्छा से लगान दिया जाता था। ठीक है, उपहार के रूप में दिया जाता था, गिफ्ट के रूप में राज्य को। महाजनपद के समय में भी ये परंपरा रहा, लेकिन जब राज्य पूरी तरह से स्टेबल हो गया तो ये लगान भी फिक्स हो गया, रेंट भी फिक्स हो गया, और ये रेंट हर एक चीज पे लिया जाने लगा। जैसे भूमि का रेंट, वस्तु विनिमय का, वस्तु के व्यापार का रेंट, खरीद बिक्री का रेंट, सब चीज का टैक्स के रूप में रेंट लिया जाने लगा। तो लगान या रेंट को हम इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो जब से राज्य अस्तित्व में आया है तब से रेंट चल रहा है। पहले क्या था कि राज्य का जो राजा होता था, किंग अपने अधिकारियों के मदद से, जो उसका सिस्टम बना हुआ था, तंत्र बना हुआ था अधिकारियों का, जैसे एक राजस्व या वित्त मंत्रालय होता था, आज भी है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय का काम ही था वित्त की व्यवस्था करना राज्य के लिए, ताकि राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, राज्य की जो खर्चे हैं, जैसे सेना का रख रखाव हो, लोक कल्याणकारी का कार्य हो या विकास का कार्य हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, सफाई हो, जो भी व्यवस्था राज्य अपनी ओर से देता है, उसकी खर्च की भरपाई राज्य अपने वित्त मंत्रालय से पूरा करता था। और वित्त मंत्रालय का काम था अपने राज्य में, अपने राज्य के सीमा में स्थित सारे आर्थिक गतिविधियों से रेंट वसूल करना, टैक्स वसूल करना। तो स्वाभाविक है कि इसमें राजा और प्रजा दोनों ही एक दूसरे से सीधे संपर्क में रहते थे। राजा के जो अधिकारी होते थे, जो तंत्र होता था, चाहे वित्त मंत्री से लेकर के, जिसको दीवान कहा जाता था, वित्त मंत्री से लेकर के निचले अधिकारी तक, हाँ विजारत, तो मिडिवल काल में कहा जाता था। तो दीवाने विजारत वित्त मंत्रालय को कहा जाता था। तो ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक इसका जो सिस्टम था, उसके मदद से वो नियत समय पे तय लगान या रेंट लेता था। ठीक है, चाहे वो मौर्यों का काल रहा हो, गुप्तों का काल रहा हो, या हर्षवर्धन का काल हो, या बाद में सल्तनत का काल हो, या मुगलों का काल हो, हमेशा से ही लगान लिया जाता था। इस लगान में जो आय या राज्य की आय में जो सबसे महत्वपूर्ण आय का हिस्सा होता था, वो होता था भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। जैसे लगान भी कई तरह से लिया जाता था, कई था। एक तो भू राजस्व सबसे महत्वपूर्ण था। जब भी कोई राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य को जीतता था, अधिग्रहित करता था, फतह हासिल करता था, तो उसका मकसद ही यही होता था कि अधिक से अधिक भूमि का कब्जा करेंगे तो हमको अधिक से अधिक भू राजस्व मिलेगा। नहीं, मान लो एक राज्य है, सपोज करो ये राज्य है एक, हाँ, सबसे ज्यादा प्राइमरी सोर्स पर ही निर्भर थे। प्राइमरी एक्टिविटी ही आय का मुख्य साधन होता था, और सेकेंडरी सेक्टर भी इसी पर निर्भर होता था। जो हमारा द्वितीय क्षेत्र था, जो उद्योग का क्षेत्र था, विनिर्माण का क्षेत्र था, वो प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर था। आज भी उसी पर निर्भर है। आज भी अगर भारत की इकोनॉमी, जितने भी विकासशील देश हैं, भारत ही नहीं, जितने भी विकासशील देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर आज भी डिसाइडिंग फैक्टर या डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। आज अगर आपके यहाँ मानसून नहीं आए, खेती खराब हो जाए, देख लीजिए अगले साल से उद्योग भी मंदा हो जाएगा। टर्शियरी सेक्टर हो, चाहे क्वार्टरनरी सेक्टर हो, सेवा क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, सब के सब प्रभावित होने लगते हैं। तो
उस समय भी राज्य, जब एक राज्य दूसरे राज्य को फतह करता था, विजय हासिल करता था, तो उसका मकसद ही यही होता था कि अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करके इस क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट करना, राज्य की आय को और ज्यादा बढ़ाना। राज्य अगर आय ज्यादा बढ़ेगा देन राज्य पर्याप्त मात्रा में या विशाल संख्या में सेना रख सकेगा। नहीं, राज्य के में रहने वाले लोगों के लिए सड़क, सुरक्षा, परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य, सफाई सब कुछ करेगा। आज भी तो राज्य के लगान का सबसे पहला जो स्रोत था राजतंत्रीय शासन में भू राजस्व था। दूसरे नंबर पर व्यापार और वाणिज्य आता था, ट्रेड एंड कॉमर्स दूसरे नंबर पर आता था। ये दो मुख्य स्रोत था राज्य के आय का। और भी स्रोत थे लेकिन ये दो मुख्य स्रोत था। और भी आय के राज्य का और भी स्रोत था, जैसे और भी कई तरह के टैक्स जिसको अबवाब कहा जाता है या अतिरिक्त कर कहा जाता है, जैसे धार्मिक कर, जजिया, जकात, ये सब भी राज्य के आय का स्रोत था। खूम्स, लूट का माल भी आय का स्रोत था। लेकिन सबसे प्रायोरिटी वाला था भू राजस्व था, दूसरा व्यापार और वाणिज्य, और तीसरे में अबवाब या अतिरिक्त आय, जिसमें अलग अलग प्रकार के टैक्स शामिल था। ठीक है, तो जब राजतंत्रीय शासन था तो राजा का जो सिस्टम था, राजा का तो अधिकारी थे, जो तंत्र थे, जो केंद्र स्तर से लेकर के पंचायत स्तर था और ग्रामीण स्तर तक जो राजस्व कलेक्ट करते थे और राज्य के खजाना में जमा करते थे, और फिर राजा के पास वो चले जाता था। यह सिस्टम हमारे यहाँ परंपरागत रूप से चला करता था। अब जब अंग्रेज आए तो सेम चीज अंग्रेज भी करने लगे। अंग्रेज भी, कल्पना करो कि अंग्रेज है, ये अंग्रेज बंगाल में एक राज्य फतह करता है, बंगाल जैसे राज्य को फतह कर लेता है और बंगाल के नवाब वो स्वयं बन जाता है, गवर्नर के रूप में बन जाता है। अब मान लो भारत का इस हिस्से में बंगाल का ये राज्य अंग्रेजों के हाथों चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। अब ये क्यों गया था, काहे के लिए गया था, वो क्यों फतह किया था? उसका फतह करने का मकसद ही था कि यहाँ के रेवेन्यू पर हमारा अधिकार हो जाए, यहाँ के लगान पर हमारा अधिकार हो जाए। यही मकसद था ना, ताकि हम उस उगाए गए लगान से हम अपने वस्तुओं को खरीद सकें और खरीद करके उसको ले जाकर के यूरोप के बाजार में बेच करके और मुनाफा कमाए। यही मकसद था। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन था। जब उसने राज्य को अधिग्रहित कर लिया, विजित कर लिया, फतह कर लिया, तो उसके पास दो ऑप्शन था। या तो राज्य को जब मन करता तब लूटता, अपने प्रजा को, अपने किसान को, अपने व्यापारियों को, जो भी उस राज्य में काम करते थे, उनके संसाधनों को लूटता और लूट करके अपना खजाना भरता। लेकिन इससे दिक्कत ये था कि ये कैसे चलता, कितना दिन राज्य लूटता, कितना दिन उसके जो गुमास्ते हैं वो लूट खसोट करते। हो सकता है प्रजा एक बार दो बार लूटने के बाद वो एरिया ही छोड़ करके भाग जाए, प्रवास कर जाए। ऐसी स्थिति में राज्य के पास एक वैलिड सोर्स यही है कि वो अपने सिस्टम के माध्यम से नियत मात्रा में टैक्स फिक्स कर दे, रेंट फिक्स कर दे और रेंट नियत रूप से लेता रहे। क्लियर है? 1765 से लेकर के जब इसको दीवानी अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब द्वारा जो सिस्टम बनाया गया था रेवेन्यू कलेक्शन का, उस सिस्टम के अंतर्गत ही रेवेन्यू कलेक्ट करता रहा उप दीवान के मदद से। आपको पता ही है, पता है ना, उप दीवान के मदद से। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले क्या था, अगर आप देखें तो मुगलों के समय में और उससे पहले चले जाए तो दिल्ली सल्तनत, यानी जब तुर्की शासन जब था, उस समय मुगलों से पहले जो तुर्की या शासन था 1206 से लेकर के 1526 तक, लगभग 300 वर्षों तक, उस दौरान भारत में रेवेन्यू कलेक्शन का काम राज्य दो तरीके से करता था। तरीका ये था, अगर आप देखें ध्यान से, तो 1206 से 1757 तक, 1765 तक, और इससे भी पहले चले जाइए तो आप एंशिएंट पीरियड में अगर चले जाएं तो चाहे वो गुप्ता पीरियड से आप ले लीजिए, गुप्ता काल से, तो इस समय से लेकर के बाद गुप्ता से लेकर के 1765 तक राज्य क्या करता था, राज्य के पास दो तरीके से आय हो सकता था या दो तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। पहला ये था कि राज्य अपने पूरे क्षेत्र को, राज्य अपने या सरकार अपने पूरे क्षेत्र को कुछ अधिकारियों को या कुछ शक्तिशाली वर्गों को दे देता था, जिसको हम लोग जागीरदारी कहते हैं, जमींदारी, इस तरह का टर्म यूज करते हैं। बाद में
बता रहे हैं, मेरी बात सुनो। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई हम है, हमारा राज्य के साथ अच्छा टर्म है, संपर्क है, हम राज्य के किसी पोस्ट पर हैं, सेनापति हैं या कोई उससे नीचे का पोस्ट में, ऐसे पोस्ट पे हैं जिससे हमको राज्य हमको वेतन देता हो, राज्य से हम वेतन हासिल करते हो और एक अच्छा वेतन हासिल करते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य क्या करता था कि आपके वेतन के बदले में एक क्षेत्र दे देता था कि आप उस क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करके अपना वेतन काट करके बाकी पैसा राज्य के खजाना में जमा कीजिए। इसी को हम लोग जागीरदारी, जमींदारी इस तरह का टर्म यूज करते हैं। उसके बाद आया दिल्ली सल्तनत के काल में इक्ता प्रथा और उसके बाद आया मुगलों के काल में मनसबदारी। ये सेम चीज है, जैसे ये लोग हैं जागीरदार जमींदार, उसी तरह से इक्तादार मनसबदार। ये भी अपना सेना रखते हैं, ये भी अपना सेना रखते हैं, ये भी अपना सेना रखते थे, ये भी छोटा मोटा सेना रखते थे। ये सब के सब अपनी सेना रखते थे। इनका काम था कि राज्य, और ये सब के सब कहीं ना कहीं किसी राज्य के किसी ना किसी ओहदे पर होते थे, पद पे होते थे। उसके रिवार्ड में उनको एक निश्चित एरिया या क्षेत्र दे दिया जाता था। उनका काम था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें और कलेक्ट करके अपना वेतन काट करके बाकी शेष राशि राज्य के खजाने में जमा कर दें। ठीक है, यही वर्ग कालांतर में धीरे धीरे शक्तिशाली होते चला जाता था और एक समय ऐसा आता था कि अगर केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ी, देने बगावत करके इंडिपेंडेंट स्टेट खड़ा कर लिया करते थे। जैसे गुप्त को देखिए तो वो सातवाहनों के सामंत थे। इस तरह से जितने भी थे ये लोग, सामंती सिस्टम यहाँ से शुरू हो गया था। बाद में ये अपने आप को शक्तिशाली करने लगे और अपना इंडिपेंडेंट स्टेट भी बना लिए। तो राज्य हमेशा दो तरीके से, एक तो जागीरदारी, जमींदारी, मनसबदारी, इक्तादारी के माध्यम से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। दूसरा, राज्य का अपना सिस्टम भी होता था, उसके अधिकारी भी होते थे। वो क्षेत्र जो सीधे राज्य के नियंत्रण में था, न तो जागीरदार को दिया गया था, न तो जमींदार को, न तो मनसबदार को, न तो इक्तेदार को। उस क्षेत्र में रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम होता था राज्य के अधिकारियों को, जो अलग अलग अधिकारी होते थे, जो ग्राम स्तर तक होते थे। ठीक है, ग्राम स्तर पर वसूलते थे और प्रखंड स्तर पर ले जाकर के उसको कलेक्शन को जमा कर देते थे। ये सिस्टम चलता रहा। ये सिस्टम से दिक्कत ये था कि राज्य के साथ कभी कभी छल कर दिया जाता था। जागीरदार, जमींदार, इक्तेदार, मनसबदार तय समय पर राजस्व कलेक्शन करता था और कलेक्शन तो कर लेता था, लेकिन वो समय पर जमा नहीं करता था, कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला कर देता था। इससे राज्य को नुकसान होता था। मान लो राज्य एक क्षेत्र का वार्षिक रेवेन्यू या राजस्व आकलन करके रखा कि एक जिले का कम से कम हमको 5 लाख रुपया रेवेन्यू मिलेगा, निर्धारित कर दिया गया। पता चला जिस मनसबदार के पास है वो मनसबदार कहा कि इस बार फसल नहीं हुआ है, हमको रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ है। देन राज्य के खजाना में आधा या न के बराबर रेवेन्यू जमा कर दिया गया, बाकी पैसा मनसबदार अपने पास रख लिया। तो ये गड़बड़ झाला होते रहता था, इससे राज्य को नुकसान होता था। लेकिन राज्य करे क्या? राज्य को इनकी जरूरत होती थी। मान लो इधर कोई जमींदार है, जागीरदार, मनसबदार है और इधर राज्य को आक्रमण करना है, इस क्षेत्र को जीतना है, तो राज्य अपना ही सारा सेना लेकर के नहीं जाता था, बल्कि आसपास के जो जमींदार, जागीरदार, मनसबदार होते थे उनसे कहते थे कि आप अपना सैन्य टुकड़ी तैयार रखिए और इनके मदद से फिर इस राज्य को जीता जाता था। क्योंकि इस क्षेत्र को समझते थे, जानते थे बखूबी कि कैसे क्या किया जा सकता है, तो इसलिए इनका होना जरूरी था। और ये इतने शक्तिशाली हो गए कालांतर में कि राज्य के लिए भी चुनौती हो जाते थे। और इनकी आस्था केंद्र की सत्ता या राजा पर तभी तक बनी रहती थी जब तक वो शक्तिशाली होते थे। जैसे ही वो कमजोर हो जाते थे, इनकी आस्था उनसे खत्म हो जाती थी, वे स्वतंत्र हो जाते थे या फिर उसके जगह पे समकक्ष कोई दूसरी सत्ता आई तो उसके साथ ये वफादार हो जाया करते थे। ये सिस्टम आपके यहाँ चला करता था। अब अंग्रेजों ने जब 1765 से 72 तक जब इनको दीवानी राइट मिला तो इनके सामने ये भी इसी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करते रहे थे। उप दीवान नियुक्त कर दिए थे और राजा का जो क्षेत्र था वो राज्य क्षेत्र में राज्य के अधिकारी वसूल करते थे और जो जमींदारी और जागीरदारी क्षेत्र था वहां के जमींदार और जागीरदार कलेक्ट करके देते थे। आप देखे होंगे, हम पढ़े थे कि मीर जाफर को मीर कासिम के समय में और मीर जाफर के समय में भी कई बंगाल और बिहार के जमींदार इसकी सत्ता को नहीं मानते थे, उसको बगावत कर देते थे और मीर कासिम को तो जा करके उसकी हत्या भी करनी पड़ी बंगाल के नवाब जमींदार की। तो ये सिचुएशन बना हुआ था। ऐसी स्थिति में कंपनी जिस उद्देश्य के लिए बंगाल को अधिग्रहित की थी, फतह की थी, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था।
इसीलिए मजबूरन इन्हें एक नया रेवेन्यू सिस्टम या भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाना पड़ा। समझ में आया? एक मिनट रुक जाइए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंग्रेजों के समय में ये पृष्ठभूमि रहा भारत में रेवेन्यू सिस्टम का, लगान का, कि रेंट कैसे वसूला जाता था। अब इस पृष्ठभूमि में आप कल्पना करो कि अंग्रेज चले आए। अब अंग्रेज चले आए तो इनका एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना, ताकि उसी पैसे से वो यहाँ के बाजार से वस्तुओं को खरीदें और ले जाकर के बेच सकें और अधिक मुनाफा कमा सकें। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के समक्ष ये समस्या आया कि रेवेन्यू को कैसे हमेशा के लिए सुनिश्चित कर दिया जाए कि नियत मात्रा में, बिना कुछ लाम लपेटे, बिना परेशानी के, बिना संसाधनों के, इन्वेस्टमेंट के मिलता रहे। इसीलिए यहां पे अब नई भू राजस्व व्यवस्था लाई गई। अंग्रेजों ने जो नई भू राजस्व व्यवस्था लाया वो 3 तरह का था। एक था अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। क्या है, क्यों था, क्या, कब आया, ये सब कुछ हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा आया रैयतवाड़ी और तीसरा आया महालवाड़ी। ऐसा नहीं है कि ये तीनों सिस्टम अचानक आया है, ऐसा नहीं था, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। बाकी जस्ट ये तीनों सिस्टम पहले से भी था। अस्थाई बंदोबस्त पहले भी था। अब यहां पर जो चेंज आया वो चेंज ये आया कि पहले जो जमींदारी दी जाती थी वो उसी को दी जाती थी जो राज्य के में सेवारत हो या राज्य से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। हाँ, उसी को दिया जाता था। जैसे एक क्षेत्र दे दिया गया, वहां का भू राजस्व कलेक्ट कीजिए और जमा कीजिए। तो वहां पे 2 नेचर का होता था, एक जमींदारी होता था, दूसरा जागीरदारी होता था। जमींदारी और जागीरदारी में बुनियादी अंतर यह है कि जमींदारी जहां पे ट्रांसफरेबल था, हस्तांतरित था, एक जमींदार को एक क्षेत्र से उठा करके दूसरे क्षेत्र में भेजा जा सकता था। आज हम यहाँ के जमींदार हैं, कल हमारा ट्रांसफर कहीं दूसरे जगह भी हो सकता था, कल हमारा जमींदारी छीना भी जा सकता था। अंग्रेजों से पहले का जो जमींदारी का कॉन्सेप्ट है। जागीरदारी दरअसल आपका बपौती होता था। जागीरदारी जैसे कहते हैं ना कि आपकी जागीरदारी है क्या कि आप नहीं करने देंगे, नहीं कहते हम लोग। तो ये जागीरदारी दरअसल पुश्तैनी या वंशानुगत हो जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही के वंशज को हस्तांतरित किया जाता था। तो ये क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, अपनी राशि रख करके, सेना का खर्च, आपका वेतन रख करके बाकी राज्य के खजाने में दे दिया जाता था। शेर शाह के समय में, मिडिवल काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था आया। सीधे किसानों से राज्य लगान तय करती थी और राज्य के अधिकारी वहां पे जा करके रेवेन्यू किसानों से कलेक्ट कर लिया करते थे। सेम चीज है, रैयतवाड़ी से थोड़ा सा एडवांस है। गांव के साथ महाल, जिसको महाल कहा जाता था, कई पंचायत मिला करके एक महाल सेट कर दिया जाता था और उसका रेंट फिक्स कर दिया जाता था कि इतने क्षेत्र के महाल से इतना रेंट आना चाहिए। अब वहां का जो मुखिया होता था उस महाल का, वो तय करता था कि जिसके पास जितना भूमि है या जितना भूमि पर वो खेती कर रहा है उसके अनुसार से वो तय मात्रा में रेंट देगा और वो कलेक्ट करके फिर राज्य को दे देता था। तो ये सिस्टम पहले से भी था, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आया अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों ने 3 नए सिस्टम लाए, जिसको अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा को रैयतवाड़ी और तीसरा को महालवाड़ी कहा जाता है। इन्होंने इसको नए तरीके से इंप्लीमेंट किया। क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। इसी तीनों एरिया के वजह से याद रखो, भारत में गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी, जो आज भी हम समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी सरकार समाधान करने की आज भी कोशिश कर रही है, ये सब के सब समस्याएं इन्हीं तीनों से पैदा हुई है। इसलिए हमारा हर एक एग्जाम में इस एरिया से एक सवाल पीटी में पूछे जाते हैं, अगर एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम है तो, और अगर मेंस का एग्जाम है तो इससे भी सब मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नई भू राजस्व व्यवस्था क्या है। सबसे पहले जिस व्यवस्था की हमें चर्चा करनी चाहिए वो है अस्थाई बंदोबस्त।
या परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के टर्म से ही पता चलता है कि ये जो बंदोबस्त किया गया था किसानों के साथ या जमींदारों के साथ, ये परमानेंट नेचर का था। ऐसा नहीं था कि हर साल हर महीने चेंज होता था। इसका मतलब यह है कि अगर लगान तय कर दिया गया कि कोई किसान अगर 100 रुपया का फसल उत्पादन करता है तो 60 रुपया उसको राज्य के खजाने में दे देना है, शेष जो 40 रुपया बचा वो अपने पास रखेगा। ठीक है, ये 10 वर्ष 20 वर्ष के लिए फिक्स कर दी जाती थी, इसीलिए हम इसको परमानेंट करते हैं। इसको परमानेंट के साथ साथ जमींदारी भी कहा जाता है, क्योंकि जमींदारी इसका नेचर था। जमींदार इसके मुख्य कड़ी थे जिनके ऊपर दायित्व था रेवेन्यू कलेक्ट करना और कलेक्ट करके जमा देना। इसी को हम लोग इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस्तमरारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ठेकेदारी की तरह था, ऑक्शन किया जाता था, नीलाम किया जाता था, जो जितना ज्यादा बोली लगाएगा उसी को दिया जाएगा। इसको इजारेदारी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है, फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है, किसानी व्यवस्था। ये कई इस तरह, इसको सनसेट सिस्टम भी कहा जाता है, सनसेट सिस्टम, सूर्यास्त व्यवस्था। क्यों कहा जाता है ये हम बाद में बात करेंगे। कोई भी नाम इसमें से पूछे तो ये एक ही चीजों को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, जमींदारी, इस्तमारी, इजारेदारी, फार्मिंग सिस्टम या सनसेट सिस्टम। क्लियर है? हाँ। अब दरअसल अंग्रेजों ने जब बंगाल की दीवानी हासिल की तो इन्होंने अपने राजस्व को, विशेष करके भू राजस्व को निश्चित करने के लिए कि इनको हमेशा तय मात्रा में, निश्चित तय मात्रा में राजस्व मिलता रहे, पहला उद्देश्य ये था। इस उद्देश्य से इन्होंने परमानेंट सिस्टम लाया कि आय हमेशा निश्चित और तय मात्रा में मिलता रहे। दूसरा ये कि जो रेवेन्यू कलेक्शन में जो कंपनी के अधिकारी और उनके गुमास्ते भ्रष्टाचार करते थे, उससे पहले जैसे जमींदार वगैरह लोग या कोई भी अधिकारी होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, कलेक्ट करके जब 100 रुपया कलेक्ट किया, जमा करता था 30 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया अपने गबन कर लेता था। इससे भ्रष्टाचार होता था और राज्य को कर रहे हैं, कंपनी को नियत मात्रा में आय नहीं हो पाता था, इससे कंपनी को नुकसान होता था। तो जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर नियंत्रण पाना भी इसका उद्देश्य था। हम बात कर रहे हैं कि अस्थायी बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, तो लाने के पीछे मकसद ये है कि अंग्रेजों ने इस उद्देश्य से लाया। एक तो उनको नियत मात्रा में, निश्चित मात्रा में, नियत समय पर हमेशा रेवेन्यू मिलता रहे, भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो जाए, और तीसरा जो उद्देश्य ये था कि एक ऐसा वर्ग खत्म हो जाएगा, जैसे कि मान लो जमींदार को दे दिया गया। अब जमींदार को दे दिया गया कि भैया आप इतने क्षेत्र का, एक प्रखंड का, एक ब्लॉक का, एक पंचायत का या एक जिले का जमींदारी आपको दे दी गई, आपने ऑक्शन में लिया, नीलामी में लिया। अंग्रेजों ने बोला कि भैया मान लो कि यहाँ पे नीलामी की गई कि एक क्षेत्र है, मान लो ये दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली है, और दिल्ली का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ऑक्शन किया गया, नीलामी किया गया। यहाँ पे 10 लोग आए, 10 लोगों में से एक ने कहा कि हम हर साल 10 लाख रुपया देंगे, एक ने कहा कि हम 15 लाख देंगे, एक ने कहा 8 लाख देंगे, एक ने कहा 20 लाख रुपया देंगे। तो सरकार किसको देगी? स्वाभाविक है कि सरकार जो सबसे ज्यादा देने का वादा करेगा उसको देंगे, उसको देगी। 20 लाख रुपए वाले को दे दिया गया जमींदारी। अब वो जमींदार चाहे दिल्ली में 20 लाख वो रेवेन्यू कलेक्ट करे चाहे नहीं करे, उसको निर्धारित समय में, नियत तिथि के शाम तक, शाम 5 बजे तक, सूर्यास्त होने से पहले तक उसको 20 लाख रुपया जमा करना है, नहीं तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि राज्य को गबन या भ्रष्टाचार धीरे धीरे मुक्त हो गया। अब इसमें अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, वो सीधे जमींदार रिस्पॉन्सिबल है, जमींदार कलेक्ट करेगा और कंपनी के खजाना में जमा कर देगा। अगर नहीं जमा करेंगे देन उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी। और 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह इसी जमींदारी के चक्कर से निकलने के लिए ही
विद्रोह में, सिपाही विद्रोह में शामिल हुए थे। पता है आपको, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी जमींदारी वापस ले ली जाए, क्योंकि वो लोगों पर दबाव डाल करके रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे जितना में वो नीलामी में लिया गया था उनके द्वारा। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते थे कि उनकी जमींदारी अंग्रेज वापस ले लें, लेकिन अंग्रेज ले नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कह रहे थे कि नहीं, तुम लगान देते रहो। इस स्थिति में बेचारे, समझ गए। तो इससे क्या हुआ कि एक तो भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए, तीसरा था कि एक ऐसा मध्यस्थ वर्ग खड़ा करना, मिडिल क्लास या मिडिल मैन खड़ा करना, मध्यस्थ वर्ग जो उनके प्रति वफादार रहे। एक ऐसा वर्ग तैयार कर देना जो अंग्रेजों की चिंता करे, अंग्रेजों के हित की चिंता करे, क्योंकि अंग्रेज आय करेंगे, उनका अगर आय होगा, मुनाफा होगा, दिन जमींदारों का भी मुनाफा और आय होगा। तो दोनों का परस्पर इंटरेस्ट के कारण दोनों का एक ऐसा ग्रुप खड़ा हो जाए जो आम लोगों को नियंत्रण में रख सके, उनके बगावत को दबा सके, उनके विद्रोह को, उनके असंतोष को दबा सके। और याद रखो, यही जमींदार वर्ग है जो मध्यस्थ वर्ग जिसको हम कह रहे हैं, जिसको अंग्रेजों ने पैदा किया अपने हित के लिए, अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े थे और बहुत सारे जमींदार अंग्रेजों के साथ भी थे। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि ये तरंग रोधक के रूप में हमारे काम आए थे। नहीं तो जैसा तरंग चला था 1857 का सिपाही म्यूटिनी में, उसी समय अंग्रेजों को भाग जाना पड़ता। लेकिन ये मध्यस्थ वर्ग बहुत काम आए थे। तो तीसरा मकसद ये भी था कि एक ऐसा मध्यस्थ वर्ग खड़ा करना जो उनके साथ खड़ा हो। समझ में आया। चौथा ये भी था कि एक तो वफादार समूह खड़ा हो जाएगा, मध्यस्थ वर्ग खड़ा हो जाएगा, और चौथा ये भी था कि ये जो सिस्टम लागू गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, याद रखना इसको लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हम आगे भी बात करेंगे इस पे, लेकिन अभी बता देते हैं। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था, ठीक है। चौथा मकसद ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इंग्लैंड का स्वयं एक भूमिपति था, जमींदार था, वहां पे उसके परिवार में अनुभव यह हुआ था कि जब जमींदारी इन लोगों को मिला था, जो इंग्लैंड में जो ये लोग भूमिपति थे, तो इनको राज्य से बहुत आय होता था। अपने निर्धारित मात्रा में रेवेन्यू जमा करके अतिरिक्त राशि इनके पास जो बढ़ता था वो कृषि के विकास पर ये लोग इन्वेस्ट करते थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगा कि अगर कंपनी को भी भारत में आय अपना बढ़ाना है, तो इंग्लैंड की तरह ही यहाँ पर भी एक मध्यस्थ वर्ग या जमींदार वर्ग खड़ा कर दिया जाए, ताकि जिस तरह से वहां के जमींदार अपने आय को, अतिरिक्त आय को कृषि के विकास और उन्नयन में खर्च करते हैं, यहाँ के जमींदार भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ के जमींदार ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं थे, बल्कि व्यापारी और व्यवसायी वर्ग थे, जिनके पास पैसा था और जो पैसा दे करके ऑक्शन में नीलामी से जमींदारी खरीदते थे। इसलिए गांव के लोगों के पास नहीं रहते थे, बड़े बड़े शहरों में रहते थे। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने गुमास्ते या अपने अधिकारियों या अपने लोगों के द्वारा रेवेन्यू मिलता था और वो जमा कर देते थे, और बाकी जनता क्या कर रहा है, किसान को क्या दिक्कत है, वो सबसे इनको कोई मतलब नहीं है। कृषि के विकास के लिए क्या करना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है कि नहीं करनी है, बीज देना है कि, ये सबसे इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कॉर्नवालिस इस मकसद से इसको सपोर्ट किया था, इंप्लीमेंट किया था कि इंग्लैंड में जैसे इस सिस्टम से फायदा हुआ था, भारत में भी उसका फायदा होगा, जमींदार उसका फायदा पहुंचाएंगे, किसानों के हित के लिए भी होगा और सरकार के लिए भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, याद रखो, यही जमींदारी, यही मध्यस्थ वर्ग की वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे 200 साल लग गया आते आते, 200 नहीं, कम से कम 100 साल लग गया भारत में भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में, औद्योगिकरण भारत का करने में 100 साल लग गया। वहां पे क्या होता था कि राज्य जो था वो जमींदारों से या बड़े बड़े किसानों से, भूमिपतियों से उनके उत्पादन को उचित मात्रा में अधिकतम कीमत दे करके खरीदता था। इससे किसान को और जमींदार को फायदा होता था, उससे वो और ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते थे। इससे राज्य का एक बहुत बड़ा तबका कृषि कर्म से अलग होकर के दूसरे कर्मों पर भी फोकस करने लगा, क्योंकि अधिशेष उत्पादन होने लगा था। तो उद्योग की ओर लोगों का मूवमेंट हो गया। इससे वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। राज्य प्रोत्साहित करता था, राज्य भी फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था करता था, परिवहन के लिए सड़क बनाता था, क्योंकि राज्य को भी आय होता था, जमींदार को भी आय होता था, और दोनों मिल करके विकास के कार्य में करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा सोचा गया था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो जमींदारी व्यवस्था या ये सिस्टम को लाने का श्रेय
लाने का मकसद ये था। समझ में आया? थोड़ा ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त दरअसल भारत के पूर्वी क्षेत्र में लागू किया गया। अगर आप देखें तो बनारस से लेकर के पूरे बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सारा क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया। अब इसलिए लाया गया क्योंकि ये क्षेत्र अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था और ये केंद्र भी था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार वाणिज्य का, आपको पता ही है। यहीं से पूरे भारत के जितने भी और दो प्रेसिडेंसी थे, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, इन्हीं के कंट्रोल से चलता था आगे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक प्रयास किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सबसे पहले भारत में नीलाम करने का, रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो कॉन्सेप्ट था, कल तक जो अधिकारी या जमींदार वसूल किया करते थे, उसके जगह पे नीलाम करने का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो ऊंची बोली लगाएगा उसी को राजस्व संग्रहण करने का अधिकार दिया जाता था। तो ये सिस्टम लगभग वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 से लेकर के 1776 तक रखा। 5 वर्षों तक ये सिस्टम चला। उसके बाद पुनः इसको चेंज कर दिया गया और 1 वर्ष का ला दिया गया। जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको 10 वर्ष के लिए कर दिया। ठीक है, 10 वर्ष के लिए फिक्स कर दिया गया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी राज्य जितना आय चाहता था, जितनी मात्रा में और निर्धारित समय पर और निश्चित आय की जो कल्पना कर रहा था, वो पूरा नहीं हो रहा था कंपनी को। ऐसी स्थिति में 1793 आते आते में ये सारे पैटर्न को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे अब नीलामी सिस्टम कर दिया गया। ये इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया कि 1793 में मान लीजिए एक ऑक्शन किया गया कि मान लीजिए हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के छोटे छोटे ब्लॉक और प्रखंड या पंचायत या जिला में बांट दें, तो अलग अलग जमींदारों को नीलाम किया जाने लगा अलग अलग रेट पर। अब ये तब तक के लिए दिया गया जब तक वो नियत मात्रा में लगान देता रहे। जिस दिन वो लगान नहीं देगा उस दिन उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अब इस समय नहीं था कि 5 वर्ष के लिए दिया गया है कि 1 वर्ष के लिए कि 10 वर्ष के लिए। ये दे दिया गया कि आप इतना वादा किए हैं लगान वसूल करके देने का, तो आप जब तक देते रहेंगे तब तक जमींदारी आपके पास रहेगी। जिस दिन आप नहीं देंगे उस दिन आपसे जमींदारी छीन ली जाएगी। ठीक है, 1793 में निर्धारित समय के लिए दे दिया गया कि आप अनिश्चित काल के लिए कि आप जब तक रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे आप कलेक्ट करके देते रहिए। 1794 में मात्र 1 वर्ष के बाद सनसेट लॉ लाया गया। सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून 1794 में आया। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्वी भी याद रखना। इसके तहत यह कहा गया कि अगर जमींदार निर्धारित तिथि को निर्धारित समय तक यानी सूर्यास्त से पहले राज्य के खजाना में राजस्व नहीं जमा करता है, दिन अगले दिन उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। हाँ, अगले ही दिन छीन ली जाएगी। इतना कड़ा नियम लागू कर दिया गया। अब जमींदार का काम था कि भैया हर एक साल किसी भी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और राज्य के खजाना में जमा कीजिए, नहीं तो आपकी जमींदारी छीन जाएगी। अब ये जो जमींदारी सिस्टम है बड़ी खतरनाक बाद में प्रभाव डाला भारतीय समाज और संस्कृति पर। जो सामाजिक ताना बाना था, जो गांव में शहर में लोग मिलजुल करके रहते थे, अब इसके वजह से भारत के लोग भारतीयों का ही दुश्मन बनना शुरू हो गए। यहीं से वो जो सिनेमा में दिखाता है कि जमींदार साहब उस पे शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सब के सब कॉन्सेप्ट अब यहीं से शुरू हो गए। इससे पहले नहीं था, क्योंकि बेचारे इनका भी गला फंसा हुआ होता था अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास इनका गला फंसा होता था और काश्तकारों और किसानों का गला इनका जमींदारों के कब्जे में हुआ करता। अब इससे क्या हुआ कि समाज का जो भारतीय समाज का ही, हिंदुस्तान के समाज का ही
वो लोग जो कल तक आपस में परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे, एक दूसरे के समय पर काम आते थे, अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। क्योंकि जब तक अब यहाँ पे रिश्ता नाता तो चलेगा नहीं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर जमींदार आपसे लगान वसूल नहीं करेगा तो उसकी जमींदारी छीन जाएगी, उसकी परिवार, उसका सेना, उसका गुमास्ते, उसका अधिकारी, उस पर निर्भर लोग, सब के सब पर असर पड़ेगा। इसलिए उनको किसी भी तरह से कलेक्ट करना था। तो 1793 में ये सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। अच्छा, आरंभ में इसको लाने के लिए भी वो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो गुट में बट गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक पक्ष वो था जो जमींदारों को ही भूमि का स्वामी, इसमें याद रखना, इस जमींदारी व्यवस्था का सिस्टम का एक विशेषता ये था सबसे प्रमुख कि इसमें जमींदारों को ही भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। इससे पहले जो सिस्टम था उसमें यह था कि भूमि का स्वामी राज्य होता है, राजा होता है। भूमि किसी का बपौती नहीं है, वो राज्य का होता है, क्योंकि राजा ही किसी दूसरे देश या किसी दूसरे जगह को जीतता है और कब्जा करता है। इसलिए भूमि का स्वामी राज्य है और राज्य को लगान लेने का अधिकार है, क्योंकि उसी का भूमि है। अब इस सिस्टम में यह लाया गया कि जो भूमि का स्वामी होगा वो जमींदार होगा, राजा नहीं होगा, न तो कोई दूसरा होगा। भूमि का स्वामी जमींदार होगा। तो जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, कार्यकारिणी परिषद थी, उस कार्यकारिणी परिषद में इस बात को लेकर के दो गुट में बट गया। एक पक्ष वो था जो ये मानता था कि भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाए, और दूसरा पक्ष ये मानता था कि राज्य को माना जाए। तो जो भूमि का स्वामी जमींदार को मानता था, उस वर्ग में सबसे प्रमुख थे जॉन सोर। ये मानते थे कि भूमि का स्वामी जमींदारों को मान लिया जाए। और दूसरा वर्ग वो था जो भूमि का स्वामी सरकार को मानता था। उसमें नाम था चार्ल्स ग्रांट का, ये नाम याद रखना, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ने कहा कि भूमि का स्वामी राज्य को माना जाए, राजा को माना जाए, और ये कहता था, इसका कहना था कि भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाए। और कॉर्नवालिस है तो कॉर्नवालिस भी इसी के मत में, क्योंकि वो भी भूमिपति था इंग्लैंड का, वो भी जमींदार था, तो इसलिए इसने इसके फेवर में निर्णय लिया और 1793 में परमानेंट सेटलमेंट थ्रू ऑक्शन लागू कर दिया गया। क्लियर है? आइए अब इसकी विशेषता को देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या थी, एक एक करके जमींदारी व्यवस्था की। सबसे पहली तो विशेषता यह थे कि इसमें भूमि का स्वामी अस्थायी रूप से जमींदार को मान दिया गया। अस्थायी रूप से जमींदार। अब अगर अस्थायी रूप से जमींदार भूमि का स्वामी है तो स्वाभाविक है कि अगर वो स्वामी है तो इसकी बिक्री भी कर सकता है, इसको गिरवी भी रख सकता है, इसको उपहार भी दे सकता है, इसको किसी दूसरे को हस्तांतरित भी कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले भूमि को न तो बिक्री किया जाता था, न गिरवी रखा जाता था, न उपहार दिया जाता था, न किसी दूसरे को। अगर आपने राज्य के साथ पट्टा किया है तो आप जब तक खेती करेंगे, जब तक आपका पट्टा है, राज्य के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप उत्पादन कीजिए और अधिशेष उत्पादन या नियत मात्रा में निर्धारित लगान राज्य को जमा कीजिए और खेती करते रहिए। राज्य आपके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिस दिन आपको मन नहीं करे छोड़ करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे किसान के साथ या काश्तकार के साथ होता था। अब यहाँ पे क्या है कि जमींदार को दे दिया गया। अब जमींदार ही भूमि का मालिक हो गया। वो खरीद सकता था, बेच सकता था, किसी दूसरे को दे सकता था। अब जमींदार ही सब कुछ करेगा। तो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सिस्टम का सबसे पहली विशेषता ये था। दूसरी विशेषता ये थी कि इसमें राशि या लगान पूर्व निर्धारित कर दी जाती थी कि आपको इतना लगान देना है। ठीक है। तीसरा, इसमें कंपनी का और जमींदार का दोनों का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। तीसरा यह था कि इस जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सिस्टम में जो लगान तय किया जाता था वो बहुत ही ऊंचा होता था। लगभग 60 से 65% तक लगान होता था। और इससे पहले का जो राजतंत्रीय सिस्टम था, चाहे मुगलों का हो, चाहे सल्तनतकालीन या तुर्कों का हो, या उससे पहले इंडिजिनस जो राज्य थे वो हो, मैक्सिमम जो लगान लिया जाता था 33% लिया जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में जहां पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता था वहां पे 33% किया था। वैसे सामान्यतः जो दर होता था वो 25% होता था, 1/4 रेंट लिया जाता था। अब यहाँ पे आ गया 60 से 65% तक रेंट। 60% में कम से कम आप देखें, अगर आप किसी राज्य का 100 रुपया आय है तो 100 रुपया में 60 रुपया जो कलेक्ट हुआ, और किसान का अगर आय 100 रुपया है तो 60 रुपया रेवेन्यू के रूप में गया, तो उसमें से 40 रुपया सीधे 40 से 45 रुपया चले जाता था राज्य के खजाना में और 15 रुपया जाता था जमींदार के पास। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा, जमींदार ने जितना वादा करके जमींदारी लिया है उसका रेवेन्यू कलेक्शन का 10/11 हिस्सा 10/11 हिस्सा वो राज्य के खजाना में जमा करेगा और शेष राशि यानी 1/11 हिस्सा अपने पास रखेगा। ये दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया गया था। जमींदार रखेगा 1/11 नियत लगान का और खजाना में जमा करेगा 10/11। समझ में आया? हाँ, तो ये सिस्टम, इस सिस्टम की ये विशेषता थी। अब सोचो ना, अब अगर 60 रुपया किसान अगर 100 रुपया का अनाज उत्पादन करता है और 60 रुपया वो टैक्स में ही दे देगा, तो अपना कृषि का विकास क्या करेगा और परिवार को क्या देगा, परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? सोचो, ऐसी स्थिति में लोग क्या करेगा? इसी का परिणाम था कि बार बार भारत में अकाल और भुखमरी आना शुरू हो गया। किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था। और दूसरी चीज ये थी कि जो राशि इनके पास बचता भी था तो उस राशि में भी उनको आसपास के जो चोर डकैत जो पैदा हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार के वजह से, जो बेरोजगार लोग हो गए थे, जो व्यापारी था, जो व्यवसायी था, जो शिल्पकार था, जब वो व्यापारी नहीं रहा, शिल्पकार नहीं रहा, तो वैसी स्थिति में वो क्या करता था? वो डकैत बन जाता था, डाकू बन जाता था, लूट मार करता था। वो भी जाकर के किसानों को लूट लेता था। अब सबको तो अपना पेट देखना है भैया, तो धीरे धीरे ये सिस्टम की वजह से पूरी तरह से लाया गया था एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य के लिए। हम बार बार कहते हैं कि सरकार जो भी इनिशिएटिव लेती है, जो भी पहल करती है या जो भी कदम उठाती है, वो राज्य और जनता दोनों के हित के लिए ही उठाती है, क्योंकि जनता खुश, राज्य भी खुश। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका सकारात्मक परिणाम या मनोवांछित परिणाम ही है, उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे कि अभी देखो, अभी भारत में कृषि कानून लाया गया था किसानों के हित के लिए, और कई राज्यों में वो कानून चल भी रहा है। केरल में भी चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, केरल में चल रहा है, सॉरी पंजाब में नहीं, केरल में चल रहा है, कई राज्यों में चल रहा है वो। लेकिन यहाँ पे इसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो बीच का मिडिल मैन था उसको लॉस हो रहा था। पंजाब के किसान क्या करते हैं? पंजाब के किसान क्यों उसका विरोध किए? जो कृषि कानून लाया गया उसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? पता है क्यों? इसके पीछे वजह यह था कि वो उनका जो फसल होता था वो लो क्वालिटी का उनका फसल होता है। पंजाब में धान उत्पादन, गेहूं उत्पादन जो होता है बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। उसको अगर आप ओपन मार्केट में बेचने जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो वो अपने अनाज को क्या करते थे कि एमएसपी के दामों पर राज्य को, सरकार को बेच देते थे। बाजार में तो बिकेगा नहीं। उत्पादकता बहुत है लेकिन क्वालिटी लो है। इसीलिए आप देखिएगा कि पीडीएस वहां की भूमि की उर्वरकता खराब भी हो गई है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन का वहां सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट दिखने लगा। इतना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर दिया गया है, रासायनिक उर्वरक का, इतना ज्यादा सिंचाई का कर दिया गया कि अब वहां पे सैलिनिटी लवणता बढ़ गया है। दूसरी ओर उच्च क्वालिटी के फसल अगर आप वहां पर उत्पादन करेंगे तो उसकी उत्पादकता बहुत निम्न होती है और इनको चाहिए बम्पर ताकि वो बेच सकें। तो ऐसी स्थिति में वहां पे लो क्वालिटी का फसल उत्पादन होता है और उस उत्पादक फसल को या जींस को एमएसपी में बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि उनको मुनाफा हो जाता था। और जो अन्य जो अच्छे उत्पादकता वाले जैसे यूपी, बिहार, ये सब के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का फसल उत्पादन होता है और ये लोग एमएसपी में ज्यादा नहीं ओपन मार्केट में बेचते हैं। तो इसलिए उनके बिहार, यूपी या और स्टेट के लिए कृषि कानून बड़ी फायदेमंद था, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट आ जाती है
कॉर्पोरेट के साथ आपका डील हो जाता है, बाजार में वो जाते हैं आपको खरीदने के लिए। आज क्या होता है, पैकार ही जाता है, पैकार गांव में औने पौने दामों में आपके फसल को खरीद लेता है, खरीद करके अच्छे से अच्छा मुनाफा में बेचता है। अब ऐसा नहीं होता, अगर वो कृषि कानून आता तो सीधे कंपनी आपसे एग्रीमेंट कर लेती। आने वाले समय में कॉर्पोरेट फार्मिंग जो आएगा उसी का एडवांस वर्जन होने था, लेकिन इसको रोक दिया गया। तो आज भी किसानों के हित के लिए और अपने हित के लिए, मिडिल मैन अपने हित के लिए, किसान एक और लड़ रहा है सरकार से, तो दूसरी ओर मिडिल मैन जो मध्यस्थ वर्ग है वो भी अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार से लड़ाई कर रहा है, और इसीलिए कृषि कानून को वापस लिया गया। समझ में आया? तो शुरू से ही रेवेन्यू कलेक्शन या लगान को लेकर के आपस में कंट्रोवर्सी रहा है, विवाद रहा है।